एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के देखिए टॉप 60 एमसीक्यू बताऊंगा, जो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सवालों को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए या फिर याद करते चले, फोन में कान में ईयरफोन लगा लीजिए और याद करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। और इससे पहले भी देखिए एक टॉप 60 वायरल एमसीक्यू मैंने सेशन किया हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और सब्जेक्टिव वाला पार्ट इंग्लिश में कराया हुआ है, तो इंग्लिश वाला जो विद्यार्थी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप सही बच्चे जितना हो सके व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला सवाल आप देखिए, अवसर लागत को और किस नाम से जाना जाता है? एक बाध्य लागत, आंतरिक लागत, हस्तांतरण लागत या फिर आपका मौद्रिक लागत। देखिए ये हम बताना अवसर लागत किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए दूसरा इसका नाम क्या, हस्तांतरण आय के नाम से जाना जाता है। तो पूछ दिया जाए हस्तांतरण आय किसका नाम है दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा अवसर लागत का ही वो एक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है बच्चों यहाँ पर कि अवसर लागत को देखिए यहाँ पर निम्नलिखित नाम में से किस नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए उसका ये बहुत से नाम याद रखिए। अवसर लागत मतलब होता है सीधा कोई चीज का नाम को अल्टरनेट से कह सकते हैं, तो इसलिए इसका एक और नाम हो सकता है वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण लागत, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी त्याग भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं, हमें यह बताना। ऋण पर ब्याज, कच्चे माल की लागत हो गया, फैक्ट्री किराया या फिर जो बीमा की किस्त है वो स्थिर लागत नहीं है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर हमारा स्थिर लागत एक नहीं है, तो याद रखिए जो कच्चे माल की लागत लगती है वो क्या है, स्थिर लागत उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि स्पष्ट लागतों में शामिल है कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, उधार पूंजी पर ब्याज या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए स्पष्ट लागत में कौन कौन से कथन शामिल बताना है। तो देखिए कच्चे माल की कीमत ये इसमें शामिल होता है, श्रम की मजदूरी भी होगा, उधार जो पूंजी पर ब्याज ये भी शामिल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर मतलब कौन किसके बराबर होता है बताना, लेकिन आपको मालूम होगा तो ना बताइएगा कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन गलत। तो याद रखिएगा औसत लागत जो होता है, औसत मतलब भी होता है टोटल के बराबर। टोटल किसके बराबर, औसत लागत स्थिर लागत के बराबर होता है, लेकिन स्थिर लागत कब होगा, जब कुल के बराबर होगा। तो देखिए औसत याद रखिएगा स्थिर के बराबर, स्थिर परिवर्तनशील के बराबर होता है, और सब में याद रखिए टोटल यहाँ पर जुड़ा है, औसत होगा तो कुल होगा, ठीक है याद रखिएगा। तो पहले औसत फिर कुल फिर औसत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, जब सीमांत लागत घटती है तो क्या होता है, कुल लागत पे क्या प्रभाव दिखाया जाता है। तो वो भी घटती है, बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है, या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी समान रहती है। तो क्या घटना घटती है जब हम लोग सीमांत लागत घटाते हैं, तो जो कुल लागत पे क्या असर पड़ता है। तो याद रखिए ये पहले के घटती हुई दर से क्या होती है, बढ़ती रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि सीमांत उत्पादक को व्यक्त किया जाता है। देखिए हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है एमपी मतलब मार्जिनल हमारा प्राइस हो गया, या फिर कह सकते हैं एमपी बराबर क्या होता है, टीपीएन। देखिए पहले बात याद देखिए ये लिखने में जब टाइपिंग करते हैं तो ये ऐसे लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे टीपीएन-1, सेम इसी तरह यहाँ पर n-1 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए तो ये हमारे पर बोला हुआ है कि एमपी बराबर टीपीएन-, ये फॉर्मूला होता है। क्या ये ऑप्शन हमारा के रूप में इसको लिखा जा सकता है, ये ऑप्शन सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों या फिर इनमें से। देखिए जब सीमांत लागत हम लोग निकालते हैं तो यही फॉर्मूला होता है एमपी, यहाँ पे बीच में साइन माइनस छूट गया, माइनस लगा लीजिएगा, टीपीएन, ठीक है, माइनस क्या होगा बच्चों बीच में टीपीएन-1, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का जो मूल्य होता है वो स्पष्ट लागतें कहलाती है, अस्पष्ट लागतें कहलाती है, उत्पादकता को सामान्य लाभ होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जो उत्पादनकर्ता के स्वयं के संसाधनों मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, तो देखिए वो अस्पष्ट लागतें कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, अवसर लागत क्या होता है ये हमें बताना है। तो अवसर लागत क्या है, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, या फिर खोया हुआ अवसर, या फिर हस्तांतरण, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए अवसर लागत वही है जिसको हम लोग परित्याग कर चुके हैं, खोया हुआ एक अवसर कह सकते हैं, हस्तांतरण, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर से देखिए आपको फॉर्मूला आने चाहिए, फॉर्मूला आएगा तो ही इसका आंसर निकाल पाइएगा।
जो हम लोग मौद्रिक लागत निकालते हैं। देखिए तीनों में निकालने बोला कि मौद्रिक लागत, तो मौद्रिक कब निकालते हैं, जब हमें स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य तीनों जब हमें मालूम रहता है तो ही हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का देखिए हमसे पूछा हुआ है कि वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, तो उससे हमें क्या कहते हैं, स्पष्ट लागत कहते हैं, अस्पष्ट लागत कहते हैं, अवसर लागत या फिर उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बताना है कि वह लागत जो हमें क्या करता है, किसी भी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए मदद करता है, प्रेरित करता है, तो वो कहलाता है बच्चों अवसर लागत। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, ह्रासमान प्रतिफल नियम का जो संचालन के मुख्य कारक है बताना है। सीमांत साधन, साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन होना, या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों ऑप्शन सही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो हम लोग ह्रासमान प्रतिफल नियम निकालते हैं, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं, किसका मुख्य कारण क्या है, तो सीमांत साधन भी सही है और साधनों का जो पूर्ण प्रतिस्थापन हो ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों को होना ये सही उत्तर है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल हमारे पास, औसत लागत वक्र का जो आकार होता है वो किस प्रकार होता है। तो याद रखिए VVI सवाल है, मार्क कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका आकार होता है यू अक्षर जैसा होता है, मतलब यू लेटर की तरह इसका क्या होता है, वक्र होता है, मतलब कर्व होता है लेकिन यू के शेप के होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास है कुल लागत हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर है सीमांत लागत का योग होता है, औसत लागत को वस्तु की मात्रा से गुना करने पर ज्ञात किया जाता है, या फिर हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा दिया गया है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म दिया गया वह जो होता है वो कुल लागत के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, उत्पादन का सक्रिय साधन जो है हमारा क्या है बताना है। पूंजी है, श्रम है, भूमि है, इनमें से कोई नहीं। तो सक्रिय साधन याद रखिएगा कौन है, वो है श्रम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, पूर्ण प्रतियोगिता में देखिए क्या होता है, औसत लागत सीमांत के बराबर होता है, औसत आय बड़ा होता है सीमांत आय से, औसत आय छोटा होता है सीमांत आय, या फिर औसत आय क्या होता है बच्चों, प्लस सीमांत आय के बराबर होता है। तो कौन सा कंडीशन सही पूर्ण प्रतियोगिता के लिए, तो याद रखिएगा औसत आय और जो सीमांत है वो दोनों बराबर होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 17 नंबर है कि जब सीमांत लागत बढ़ती है तो क्या होता है, औसत लागत भी बढ़ती है, कुल लागत बढ़ती है, औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही। तो याद रखिएगा जब सीमांत लागत बढ़ती है तो क्या होता है, तो कुल लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या करते हैं, शून्य रहने पे जो हमारा अल्पकाल में स्थिर लागत है वो क्या होता है हमें ये बताना। तो याद रखिएगा वो धनात्मक रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए, परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत, अनुपात के 3 हमें बताने हैं यहाँ पर, क्या सोपानों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। उत्पादन के प्रथम सोपान में क्या कहा गया था ये हमें बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है लेकिन जो औसत उत्पादन वो घटता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत जो हम बताता है उसमें फर्स्ट जो हमारा सोपान है वो क्या बताता है कि सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों हमारे पास, कि मान लीजिए कोई भी उत्पादन या फिर फर्म जो है वो क्या करता है कि साधन जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी एवं कच्चे माल आदि का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया की सीधा बात है, हम लोग कोई चीज बना रहे हैं तो क्या कहेगा, उत्पादन प्रक्रिया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, कोई उत्पादन जो संभावना वक्र होती है उसका जो अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, सैमुअल्सन से, मार्शल से, हिक्स से, या फिर रॉबिन से। तो ये जो अवधारणा है किससे जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा रॉबिन से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में जो वृद्धि होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा ये क्या कहलाता है, तो वर्धमान पैमाने का प्रतिफल ये कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का जो संबंध है वो किससे होता है, मांग के नियम से, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम से, पैमाने का प्रतिफल नियम, या फिर मांग की लोच। देखिए जो दीर्घकालीन उत्पादन फल है उसका संबंध किससे होता है, तो याद रखिएगा इसका संबंध है पैमाने का प्रतिफल नियम से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी
इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए हमारे पास, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील जो उत्पादक है वो किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, ये हमें बताना है। प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था, तृतीय या फिर किसी भी नहीं। तो देखिए अल्पकालीन उत्पादन दशा में जो एक विवेकशील उत्पादक है वो कौन सी कह सकते हैं कौन सा कंडीशन पसंद करेगा, ये हमें बताना है। तो उसके अनुसार अगर हम सोचेंगे बच्चों तो कौन सा कंडीशन सही है, तो याद रखिएगा वो है उसके लिए द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास मैट्रिक लागत। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक लिखा गया बच्चों, यहाँ मौद्रिक होगा। ठीक है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सामान्य लाभ, व्यक्त लाभ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर व्यक्तिगत लागत हो जाएगा, अव्यक्त लागत हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो किससे शामिल किया जाता है हमें ये बताना है बच्चों, तो होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों चीज यहाँ पर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। हमारा अगला सवाल है देखिए, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, तो उत्पत्ति के क्या, साधनों का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? साधनों की सीमितता, साधनों का अपूर्ण स्थानांतरण होना, या फिर दोनों ऑप्शन सही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है, हमारे पास जो भी साधन है उसकी सीमितता है, और साधनों का पूर्ण हस्तांतरण, ये दोनों ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए हमारे पास, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? तो देखिए मांग के नियम से, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा, पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा, या फिर मांग की लोच द्वारा। तो किसके द्वारा देखिए हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करते हैं, तो कौन से नियम से? तो याद रखिएगा बच्चों ये कौन सा नियम है, तो ये है बच्चों परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में 29 से बच्चों हमारा, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति दीर्घकाल, या फिर ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो कौन से काल में बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन के सभी साधन को परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी दीर्घकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दीर्घकाल इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा बच्चों यहाँ पर कि अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? स्थिर साधन होगा, परिवर्तनशील साधन, दोनों ही होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो याद रखिएगा अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में कौन से साधन होते हैं हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा ये होते हैं स्थिर साधन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 31 हमारे पास, जो वक्र पहले बढ़ा लेकिन फिर कुछ देर स्थिर हुआ और घटना शुरू होता है। तो VVI सवाल कर लीजिए, इस परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस वक्र का नाम क्या होता है? याद रखिए इस वक्र का नाम है APP से बोला सकते हैं, MPP बोला जाता है, TPP भी बोला जाता है। जब पूरा मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें क्लियर कर दूंगा क्या फुल फॉर्म है, किस तक निकालना होगा, सारी की सारी बातें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा जो वक्र पहले बढ़ेगा फिर कॉन्स्टेंट फिर आगे इस घटेगा, उस वक्र को क्या कहते हैं? तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है वो किससे संबंधित है? अल्पकाल एवं दीर्घकाल से, दीर्घकाल से, अल्पकाल से, या फिर अति दीर्घकाल से? तो ये जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो किससे संबंधित है? तो अल्पकाल से। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? बीमे का प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल की लागत, या फिर फैक्ट्री का नियम, फैक्ट्री का जो किराया वो स्थिर नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है बच्चों? वो है हमारे पास ब्याज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, जो हमारा कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर स्थिर लागत का नहीं है। अच्छा ये सवाल हमने पहले किया हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कच्चे माल के जो लागत होता है वो क्या होता है? स्थिर लागत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही और टिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन 34 हमारे पास, मान लीजिए उत्पादन वृद्धि के साथ साथ जो कुल लागत और कुल स्थिर लागत का जो हम अंतर निकालते हैं वो हमेशा क्या निकलेगा हमें ये बताना है। ठीक है, वो स्थिर रहेगा, बढ़ता जाएगा, घटेगा, या फिर घटता बढ़ता दोनों रहेगा। तो इसका क्या होगा आंसर कि जब हम लोग कुल लागत और कुल स्थिर लागत अंतर निकालेंगे तो बढ़ता जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बच्चों, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ेगा, केवल स्थिर लागत पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जब उत्पादन की मात्रा में हम लोग परिवर्तन करते हैं उसका प्रभाव किस पे देखा जाता है? तो केवल परिवर्तनशील लागतों पर उसका प्रभाव दिखाया जाता है। अगला सवाल देखिए इससे हमारा 36 नंबर का है कि उत्पादन बंद कर देने पर क्या होगा प्रभाव? तो याद रखिए जब हम उत्पादन बंद कर देंगे तो जो हमारी परिवर्तनशील लागतें होगी वो सीधा शून्य पे चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला वाला सवाल तो बच्चों VVI कर लीजिए, कौन सा देखिए सही हमें ये बताना है। तो देखिए TBC बराबर होता है TC माइनस TFC, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए हमारे पास, औसत परिवर्तनशील लागत हो वो कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला है? तो याद देखिए टीवीसी प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर है ये हमारा डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में जो अंतर होता है, अभी हम जस्ट पढ़े, क्या होगा इसका आंसर बच्चों? आप खुद बताइएगा, सोच सकते हैं कि ये क्या रहेगा। जब हम लोग उत्पादन के वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अवसर लागत का वैकल्पिक नाम पहले भी हम लोग पढ़ चुके, इसका क्या नाम हो सकता है? तो याद है कि इसका नाम आर्थिक लागत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। 43 नंबर देखिए हमसे पूछा हुआ है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की, देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे आप देख सकते हैं। मूल उपयोगिता क्या होगी, मूल्य के बराबर होगी, तब हम लोग उपभोक्ता संतुलन को क्या किसी वस्तु निकाल सकते हैं। सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होगी, या फिर औसत उपयोगिता मूल्य के बराबर, या इनमें से कोई भी नहीं है इसका आंसर। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? तो याद रखिएगा, हम लोग जो उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु का क्या होना चाहिए कंडीशन, सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला हमारे पास सवाल है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम लोग क्या कहते हैं। आपको दिया ऑप्शन नंबर ए गॉसेन का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी दिया प्रतिस्थापन का नियम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ आपको उपभोक्ता ह्रास का नियम, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो देखिए जो सम सीमांत उपभोक्ता नियम है वो गॉस का नियम भी कहलाता है, लेकिन गॉस का कौन सा नियम, दूसरा नियम, और प्रतिस्पादन का नियम भी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों बातें यहाँ पर सही कही गई है। फिर अगला सवाल हमारे पास, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए, देखिए उपभोक्ता जो हमारे कंज्यूमर उनके एक संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो भी वस्तु है उनकी क्या कर सकते हैं, सीमांत उपयोगिता उस मूल्य के समान होनी चाहिए, या फिर वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक हमें रखनी चाहिए, या फिर सीमांत उपयोगिता और मूल्य का देखिए कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो देखिए जब उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के हम लोग क्या कर सकते हैं ये बताना है, या देखिए जो सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होगा तभी ये चीज हम निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होगा। मान ली कौन सा चीज इनमें से 4 ऑप्शन में से जिससे क्या होगा, मांग में परिवर्तन नहीं होगा। तो मूल्य में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है जिसके थ्रू क्या होगा, मांग में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए मूल्य में परिवर्तन होने के कारण नहीं, मांग में परिवर्तन नहीं हो सकता। रुचि तथा फैशन तो होगा ही, कंपलसरी है। आय में परिवर्तन ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। फिर अगला सवाल देखिए, प्रायः जो होती है, प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तु की मांग की जो लोच होती है वो कैसे होती है हमें बताना है। मतलब अनिवार्य मतलब हमारे लिए जरूरी वस्तु, उनकी जो मांग की लोच होगी वो किस प्रकार, बेलोचदार होगी, लोचदार होगी, अत्यधिक बेलोचदार होगी, या फिर पूर्णतः बेलोचदार। तो किस प्रकार की ये मांग की लोच होगी ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक बेलोचदार होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक बेलोचदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास देखिए, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब जो कुल उपयोगिता होती है क्या होती है हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगा तो जो कुल उपयोगिता है वो क्या होगा, घटने लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए जो विलासिता वस्तुएं की मांग हमेशा कैसी होती है, आपका बेलोचदार होती है, लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, या फिर पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो जो विलासिता वस्तुओं की मांग है वो याद रखिएगा वो किस प्रकार की होती है, तो अत्यधिक लोचदार होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास कि किसी वस्तु की जो मांग है वो बेरोजगार होती है क्योंकि किस पे डिपेंड करता है ये हमें बताना है। तो उस वस्तु पर आय का बहुत बड़ा भाग व्यय करना पड़ता है, या फिर उस वस्तु का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, या फिर उस वस्तु के उपभोग की भविष्य के लिए टाला जा सकता है, या फिर उस उपभोग जो भी उस वस्तु को उपभोग करने की व्यक्ति को आदत पड़ जाए। तो कब होगा वस्तु की मांग बेरोजगार, हमें ये कंडीशन बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब वस्तु को उपभोग करने में व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, यही कंडीशन क्या कहलाएगा, हमारा वस्तु की मांग बेरोजगार होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को हम लोग मुद्रा में नाप सकते हैं, मुद्रा में नहीं नाप सकते, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, या फिर ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास सही है। तो देखिए जो मार्शल के अनुसार स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है, किसी भी वस्तु की जो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उपयोगिता को कैसे करके माप सकते हैं, तो याद रखिएगा मुद्रा से ही मापा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना। तो देखिए, जब भी कथन सत्य है गलत बोला जाएगा तो आप सारा का सारा ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपको तभी पता चल पाएगा, वरना नहीं पता चलेगा। तो पहला सवाल हमसे, अनिवार्य वस्तु की मांग जो होती है वो लोचदार होती है, या फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास, विलासिता की वस्तु की मांग अधिक क्या होती है, लोचदार होती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, जिन वस्तुओं के बदलने से अन्य वस्तु उपयोग की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उनकी लोच बेलोचदार होती है, और जिन वस्तुओं का उपयोग क्या करते हैं कुछ समय के लिए किया टाला जाता है लेकिन उनकी मांग क्या होती है, तो वो होती है बेलोचदार होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हमारा, तो याद रखिएगा वो है बी, विलासिता की वस्तु की मांग अत्यधिक क्या होती है, लोचदार होती है, इसलिए 52 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए, एक पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र। याद रखिएगा जब भी आपको बोला जाएगा एक क्या है बच्चों हमारे पास, तो पूर्णतः क्या है, बेलोचदार जो हमारा मांग वक्र है वो किस प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा वो y एक्स के समानांतर ये पैरेलल चलता है, ठीक है, याद रखिएगा ये x एक्स हो गया, ये y, यानी ये वाला साइड से क्या चलेगा बच्चों, पैरेलल चलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर के लिए, ठीक है। फिर अगला सवाल हमारे पास, अर्थशास्त्र में मांग शब्द से क्या तात्पर्य है, मतलब इसे क्या कहा जाता है अर्थशास्त्र में। तो पहला ऑप्शन, वस्तु को उपभोग की जानकारी वाली मात्रा हो गया, फिर एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा, या फिर बाजार में उपस्थित वस्तु की मांग, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं की क्या कहते हैं बच्चों, मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर कि अर्थशास्त्र में जो मांग शब्द है वो किससे तात्पर्य रखता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ एक निश्चित कीमत पर वस्तुओं की जो मांग जानने वाली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु की जो जाने वाली क्या मात्रा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र में मांग का यहाँ पर प्रयोग होता है। फिर अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा उपभोक्ता के जो बचत के सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मार्शल के द्वारा ये जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी आर्थिक वस्तु बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेलीविजन है, हवा है बच्चों यहाँ पर, फिर सूर्य की किरणें हैं, या फिर सूर्य की रोशनी, या फिर नदी का पानी। तो कौन सी बच्चों हमारे सीधा बात यहाँ पर आर्थिक वस्तु कौन सा हम लोग जरूरत है, तो वो है हवा। बाकी आप टीवी नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, सूर्य की रोशनी कोई दिक्कत नहीं, मनी पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हवा के बिना आप नहीं रह सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, स्थायी पूंजी के उपभोग को हम लोग क्या कहते हैं। तो पूंजी निर्माण कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं, निवेश कहते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए स्थायी पूंजी के उपभोग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिए मूल्य ह्रास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की जो लोच होती है वो कैसी होगी, शून्य होगी, इकाई होगी, अनंत होगी, या फिर इनमें से सब कोई नहीं होगा। तो एक ऋजु रेखी मांग वक्र का जो कह सकते हैं बच्चों जो मध्य बिंदु होता है वो किस प्रकार होता है ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा वो किस प्रकार होता है, तो वो होगा बच्चों कैसे, इकाई होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना। तो देखिए जब भी कथन सही बोलेगा तो याद रखिए चारों स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन सही कौन गलत। फिलहाल इसमें याद रखिएगा उपयोगिता का जो अर्थ होता है सिर्फ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति, इसमें ये बात सही है। फिर उपयोगिता इच्छा की तीव्र का फलन, हाँ ये भी सही है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हमें ये बताना। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक है, या फिर उपयोगिता का वैचारिक सापेक्ष है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए व्यक्ति जो उपयोगिता के बारे में कौन सा कथन सत्य हमें बताना है, या फिर कौन सी विशेषता है, तो याद रखिएगा वो कौन सा कथन जो बच्चों हमारे सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी। इस सारे के सारी चीज सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है, याद रखिएगा उससे हम लोग किसके अध्ययन करते हैं ये हम बताना, तो याद रखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि गोसेन का प्रथम नियम किसने दिया था। याद रखिएगा तो उसका जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे लास्ट क्वेश्चन की उदासीनता वक्र कैसा होता है ये हमें बताना है बच्चों। तो उदासीनता वक्र कैसे होता है, याद रखिएगा मूल बिंदु से की और उन्नतों तक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। के टोटल 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया। आशा करूंगा कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, क्योंकि मोस्टली अगर आप लोग मॉडल पेपर चेक किए होंगे पिछले वर्ष का, उनमें से कुछ सवाल पिछले साल के कुछ एग्जाम में ये सब सवाल
सवाल आए थे। तो ये सारे के सारे सवाल मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चैनल पे न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल में मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आप सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है।